सबसे पहले जानते हैं कि ये G20 है क्या। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 दुनिया के 20 ऐसे देशों का ग्रुप है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 20 देश दुनिया का 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। राइट नाउ G20 में ये सारे देश हैं। आप वीडियो पॉज करके देशों के नाम पढ़ सकते हैं। दिसंबर 2022 से लेकर एक साल के लिए भारत G20 का प्रेसिडेंट होने वाला है। ये प्रेसिडेंसी मेंबर्स के बीच हर साल रोटेट होती है। G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है। पास्ट प्रेसिडेंट जो था इंडोनेशिया, करंट प्रेसिडेंट जो है भारत और फ्यूचर प्रेसिडेंट जो होने वाला है ब्राजील। समझते हैं कि दुनिया को G20 की जरूरत क्यों महसूस हुई। G20 के पहले इन देशों का एक और ग्रुप हुआ करता था जिसे G7 कहते थे। इनमें मेजरली डेवलप्ड देशों का नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फवाद आलम और आप देख रहे हैं प्योर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है माह रमज़ान चल रहा है, तो इसमें जो एक्टिविटीज़ है और जो टाइम टेबल है तो काफ़ी बिजी था और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, आपके साथ शेयर करूं कोई वीडियो। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। डेली बेसिस पे जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और आज का जो टाइटल है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव टाइप वीडियो है जो कि G20 के हवाले से। मैंने भी फर्स्ट टाइम नाम सुना है G20। ये तो जब मैंने सुना तो शायद मैं समझा कोई वेपन है या कोई मूवी का नाम है, लेकिन ये असल में एक बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया का, क्योंकि इन्होंने जिस तरह इसमें स्टेप लिया है और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं कि इस तरह क्या हुआ इस G20 में और बेसिकली ये है क्या और इनका जो मकसद है और जो इनका एम है वो है क्या, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। टाइटल जो है वो है वाई G20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। What is G20 explained by अभी एंड नियो। इन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है इसमें, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1 गो। क्या भारत दुनिया को लीड कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है? एक साल के लिए भारत G20 यानी दुनिया के सबसे पावरफुल 20 देशों के ग्रुप का प्रेसिडेंट और पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। चलिए एक आसान भाषा में समझते हैं कि ये G20 है क्या और अगला साल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए और ये फैक्ट्स और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। चैप्टर 1 सबसे पहले जानते हैं कि ये G20 है क्या। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 दुनिया के 20 ऐसे देशों का ग्रुप है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 20 देश दुनिया का 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। राइट नाउ G20 में ये सारे देश हैं। आप वीडियो पॉज करके देशों के नाम पढ़ सकते हैं। दिसंबर 2022 से लेकर एक साल के लिए ये तो बड़ा इनिशिएटिव है और जिस तरह ये कह रहे हैं प्रेसिडेंसी मेंबर्स के बीच हर साल रोटेट होती है। G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है। पास्ट प्रेसिडेंट जो था इंडोनेशिया, करंट प्रेसिडेंट जो है भारत और फ्यूचर प्रेसिडेंट जो होने वाला है ब्राजील। समझते हैं कि दुनिया को G20 की जरूरत क्यों महसूस हुई। G20 के पहले इन देशों का एक और ग्रुप हुआ करता था जिसे G7 कहते थे। इनमें मेजरली डेवलप्ड देशों का नाम है। लेकिन हुआ ये कि वेस्टर्न देश सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को समझते हैं और एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में दुनिया की एक कोने में होने वाली चीज दुनिया के दूसरे कोने में भी इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस लेते हैं। जो हुआ तो अमेरिका में था, लेकिन रिसेशन पूरी दुनिया में आया। सिमिलरली 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसकी शुरुआत थाईलैंड में हुई और फिर वो पूरे एशिया में फैल गया। तो 1999 में G7 की तरह G20 भी एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि इन G7 के देशों ने जाना कि और देशों का कोऑपरेशन भी जरूरी है। लेकिन वर्ल्ड लीडर्स ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही इसे सीरियसली लेना स्टार्ट किया। उसके बाद ये सारे लीडर्स सीरियसली मिलने लगे और प्रोडक्टिव डिस्कशंस करने लगे। चैप्टर 2 G20 काम कैसे करता है। G20 के 2 मेन टास्क या फिर 2 ट्रैक्स होते हैं, द फाइनेंशियल ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। अगर आप कभी माउंटेन्स में गए हैं तो वहाँ आपको गाइड करने के लिए शेरपास होते हैं। फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर्स और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ग्रीन फाइनेंस एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। और शेरपा ट्रैक में डिप्लोमैट्स फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज,
एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। भारत का प्लान यह है कि अगले एक साल में 200 से ज्यादा मीटिंग्स होने वाले हैं, जिसमें 32 सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट होने की वजह से हमारे पास कुछ पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल, भारत उन कंट्रीज को इनवाइट कर सकता है जो G20 का हिस्सा नहीं है। इस एक मूव से दूसरे देशों से अच्छी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में मदद होती है। भारत ने UAE को एज अ गेस्ट इनवाइट किया है। UAE भारत का एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। साथ ही साथ बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, लेकिन स्पेन पाकिस्तान जैसे कहीं देशों से को नजर भारत नहीं ने आ रहा। G20 का हिस्सा बनने का इनविटेशन भेजा है। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर आज के हमारे फेवरेट मिनिस्टर्स में से एक है। उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया है कि भारत दुनिया के ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। ग्लोबल नॉर्थ में कई वेस्टर्न जबरदस्त, डेवलप्ड क्यों देश नहीं? आते हैं और ग्लोबल Absolutely, साउथ में he वो is right. सारे देश हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बाली के G20 समिट में कहा था कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए हैं। UN, WHO, WTO ये सारे डेवलप्ड नेशंस यानी ग्लोबल नॉर्थ के ही इशारों पे चलते हैं। भारत आज एक ऐसी सिचुएशन में है कि हम रशिया से बात कर सकते हैं, हम सऊदी अरेबिया से बात कर सकते हैं और हम US से भी बात कर सकते हैं। आवर डिप्लोमेसी हैज सीन अ रिवाइवल इन द पास्ट ईयर और हमें इसका एडवांटेज लेना ही होगा। अगला एक साल भारत के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, सही मुद्दे उठाने के लिए। चैप्टर 3 Why 2023 is so important for India। बहुत सारे लोग कहते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी तो रोटेशन से मिलती है, तो कभी ना कभी भारत के पास आने ही वाली थी। इसमें बड़ी बात क्या है? भारत ने ये प्रेसिडेंसी पाकर कुछ नहीं उखाड़ा है, एंड पार्शियली दे आर करेक्ट। प्रेसिडेंसी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, उस प्रेसिडेंसी को हम कैसे यूज करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन। आज फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है। ये आज तक का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप होने वाला है। ये वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कतर ने एज अ कंट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उससे उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि लॉस ही होगा। तो क्या कतर के लोग पागल है वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप कतर में होना कतर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस समय दुनिया की सारी नजरें इस छोटे से देश पर हैं। ये कतर को एक एक्सीलेंट मौका देता है अपनी प्रोग्रेस दुनिया के सामने लाने का, अपने कल्चर से लोगों को रूबरू करवाने का। भारत की G20 प्रेसिडेंसी भी कुछ ऐसे ही है। इट इज अ चांस फॉर अस टू शो द वर्ल्ड हु वी आर। भारत फेल कैसे होता है ये दुनिया बहुत अच्छी तरीके से दिखाती है। 2021 में दुनिया ने सिर्फ भारत की जलती हुई चिताएं देखी। जब एक देश के बारे में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही दिखती है, तब ऐसा इंप्रेशन बनता है कि उस देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन सच तो ये है कि हम ग्रीन एनर्जी में काफी एडवांसेस कर रहे हैं। हमारा फिनटेक दुनिया में सबसे एडवांस्ड है, लेकिन हम हमारे एडवांसेस दुनिया को दिखाते ही नहीं, फोकस करते हैं सिर्फ हमारी कमियों पे। और G20 के माध्यम से हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं, हम एक कॉम्पिटिटिव फोर्स है जो दुनिया को हिला कर रख सकते हैं। 2022 में ग्लोबल ऑर्डर पलट गई। कोविड की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया में कई इश्यूज सामने आए। यूरोप के देशों में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए वो कोल, ऑयल, गैस ऐसे डर्टी फ्यूल्स यूज कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों ही व्हीट के टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, और इस सिचुएशन की वजह से दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। There has never been a time when world's inequalities were more visible। दूर से देखे तो साफ नजर आता है, some countries run the world and now they're scared, क्योंकि उनका डोमिनेंस खतरे में आ रहा है और वो उस डोमिनेंस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए डेवलप देश क्लाइमेट फाइनेंसिंग से पीछे हटते हैं, क्योंकि वो सारे फ्लड्स, हीट वेव, साइक्लोन्स उन्हें तो हिट करने वाले हैं ही नहीं, और उनके पास बहुत सारा पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसके पास सिक्योरिटी है। क्या बात है। G20 इंडिया, ये इनके लिए बड़ी अचीवमेंट की बात, बड़ी ज्यादा, को सामने लाने का, क्योंकि ये काफी जो है ना दुनिया तक पहुंचाने का और इक्विटेबल सॉल्यूशंस की दिशा में टॉक्स को ले जाने का। कुछ ही दिनों पहले भारत में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जहां अलग अलग पार्टीज के सारे लीडर्स मिले। तब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया कि इंटरनल पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टीज ऑपोजिशन हो सकता है, लेकिन दुनिया के सामने हैज अ यूनाइटेड भारत आना होगा, क्योंकि इसी में देश के सिटीजंस का फायदा है। उदयपुर में हाल ही में सबसे पहली G20 जो है ना वो एक यूनिटी के तौर पर शेरपास ने हमारे यहाँ पे वाइब्रेंट कल्चर के पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट हमारे करेंगे। डिजिटल पेमेंट्स रेवोल्यूशन को भी एक्सपीरियंस किया। इंटरनेशनल डिग्निटरीज ने UPI यूज करके पेमेंट करके देखा। उन्होंने जाना कि UPI कितना सिंपल
वीडियो आपको कैसी लगी, और जिस तरह हमारे इस भाई ने जिस तरह बात की है इंडिया के हवाले से, G20 के हवाले से, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। और वाकई G20 में इनका जो प्रेसिडेंसी है इंडिया का, तो ये इनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट की बात है। हम मोदी सरकार पर हंसते हैं, हमने इनकी वीडियोस भी देखी है, लेकिन जिस तरह ये इंडिया को चला रहे हैं, जिस तरह इनका सरकार है, जिस तरह इनकी गवर्नमेंट है, जिस तरह इनका पीक पे जा रहा है, इंडिया एक प्राउड की बात है। क्योंकि G20 जिस तरह इसमें टॉप 20 जो है वो कंट्रीज है, जिस इनका जो ट्रेड है वो 75% है और GDP जो है 85% है, तो वो काफ़ी इनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट की बात है। हाँ, हम पाकिस्तान पता नहीं कहाँ पे रह गए। मैं देख रहा था इसमें कि पाकिस्तान का नाम ज़रूर होगा, लेकिन हम काफ़ी पीछे चले गए, क्योंकि जिस तरह हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई और हम एक दूसरे पे जो है ना हम इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो। जिस तरह हम इलेक्शन के लिए 90 डेज में इलेक्शन इन्होंने दिया हुआ है, आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के मुताबिक वो फैसला देती है कि इलेक्शन हो, इस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं मान रहा। तो ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है। और जिस तरह हम एक आटे के लिए हम मर रहे हैं, हम लोगों को कत्ल कर रहे हैं, और जिस तरह हमारा सिचुएशन चल रहा है, जिस तरह क्राइसिस आ रही है, जिस तरह इन्फ्लेशन चल रही है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है। क्योंकि इंडिया पे हम हंसते हैं, लेकिन इंडिया हमसे काफ़ी आगे चला गया है। उनका GDP जिस तरह ग्रोथ है, उनके एक सिटी जो दिल्ली का है वो हमारे पूरे मुल्क से काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी गुना ज़्यादा है। तो ये मैं इस बात पे कर रहा हूँ कि जिस तरह ये इनका जो GDP इनका चल रहा है और जिस तरह G20 में इनका नाम आया है, तो ये काफ़ी अच्छा सोर है अपने मुल्क के लिए, अपने जो है पब्लिक के लिए। हम अगर यूनिटी कर भी रहे, लेकिन हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतना ज़्यादा हो गया है और हम गवर्नमेंट में हम एक दूसरे के लिए ख़िलाफ़ इतने हो गए कि हमें अपने अवाम का, अपने मुल्क का हम सोच भी नहीं रहे। काफ़ी खुश हूँ इंडियंस के लिए, क्योंकि एक प्राउड की बात है। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये और भी तरक्की करे और हमारे हाल पर अल्लाह रहम करे। और मैं भी चाहता हूँ कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से और इससे मुल्क नहीं चलता। हमारे गवर्नमेंट को, हमारे जो है पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए कि हमें ये मुल्क को कैसे चलाना है। जमहूरियत के नाम पर हम बात करते हैं, लेकिन जमहूरियत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लोग अवाम के बारे में नहीं सोचते, बस सिर्फ अपनी जो है ना सीट्स के हवाले से पूछते। हर कोई पॉलिटिशियन यहाँ पे आया हुआ है, जब कुर्सी पे आता है, लेकिन वो फिर गवर्नमेंट उस तरह नहीं चलती। हम अभी भी IMF के पीछे पड़े हुए हैं, IMF से भीख मांगते, लेकिन यहाँ पे हम इंडिया को देखते हैं, वो आंखों से आंखें मिला रहा है। क्योंकि हर एक सिटी का इनका GDP ग्रोथ अगर आप देख ले, तो ये आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितना आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इस पर अगर ज़्यादा भी कर लूँ तो मुझे पता है कि इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन कि एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं और आपको इन्फॉर्मेशन दूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।